यस, नेक्स्ट हम एक जो है एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और उसमें ऑर्डर राइटिंग देखेंगे हम लोग। एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC filed by the defendant and brief facts of this application are as under case. The relief sought to be plaintiff only obtained by way of complaint or application filed before the magistrate under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Therefore, the suit of plaintiff is barred by law and plaint should be rejected. Means plaintiff institute a civil suit in which he claimed the relief conferred under the Domestic Violence Act 2005. Defendant make a application under order 7 rule 11 CPC and prayer that these relief only can be claimed by way of the application or complaint made before the magistrate under section 12 of the DV Act cannot be claimed by way of the civil suit. Therefore, this civil suit is barred by law and the plaint shall be rejected under order 7 rule 11 of the CPC. Plaintiff submitted the reply and opposed the application while contending that this suit is maintainable as per section 26 of the Domestic Violence Act and prayed for the dismiss the application. Decide the application upon above mentioned facts. आपको ऑर्डर लिखना है इसमें एप्लीकेशन को अलाउ या डिसअलाउ करने के रूप में। वादी जो है, वादी या वादिया जो भी है, वो एक उसने सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया है और उसमें कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, कॉम्पनसेशन ऑर्डर, इनमें से कोई एक रिलीफ जो है वो उसने क्लेम किया है। प्रतिवादी अपोज करता है, एक एप्लीकेशन लेके आता है CPC के आदेश 7 नियम 11 की कि साहब ये जो है जिस रिलीफ को क्लेम करना जा रहा है सिविल सूट के अंदर, ये बार्ड बाय लॉ है, ये केवल मैजिस्ट्रेट के सामने जो है, सिविल सूट में ये रिलीफ क्लेम ही नहीं हो सकता, मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन या परिवाद पेश होगा। वैसे वर्ड एप्लीकेशन है DV एक्ट में, इसमें कंप्लेंट लिखा हुआ था तो ये डीम्ड एप्लीकेशन है। तो परिवाद या प्रार्थना पत्र मैजिस्ट्रेट के सामने धारा 12 में घरेलू हिंसा अधिनियम में पेश होना चाहिए और उस एप्लीकेशन के कॉन्सिक्वेंस में मैजिस्ट्रेट उसको रिलीफ दे सकता है। सिविल कोर्ट ये रिलीफ नहीं दे सकते और सिविल सूट में ये रिलीफ नहीं दिए जा सकते। ये विधि द्वारा वर्जित जो है वो अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित किया गया, इसलिए ये वाद है वो क्या है वो वर्जित है। वाद पत्र इसका नामंजूर होना चाहिए, ये प्रतिवादी का कहना है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC पर सुना गया, जिसके संक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि वादिया ने अपने वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा वो केवल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वाद पत्र खारिज या नामंजूर है वो किया जाए। ये प्रतिवादी की प्रेयर है अपनी एप्लीकेशन में। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर वादी की ओर से कथन किया गया कि धारा 26 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार जो अनुतोष धारा 18 के उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है, 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर दे रखा है, तो ये संरक्षण आदेश जो है सिविल सूट में भी सेक्शन 26 ऑफ DV एक्ट के अनुसार दिया जा सकता है। वह किसी अन्य सिविल या पारिवारिक या दंडिक न्यायालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं है और ये प्रार्थना पत्र जो प्रतिवादी का है ये क्या किया जाए, खारिज किया जाए। ये जो है वो वादी के द्वारा प्रेयर की जाती है। इनके बेसिस पे आपको एक ऑर्डर लिखना है, आदेश है वो लिखना है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर इस प्रार्थना पत्र को विनिश्चित कीजिए। इस एप्लीकेशन को डिसाइड करिए ऑर्डर लिखते हुए। इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर P, the symbolic name of the presiding officer and designation is RJS under civil original suit number /2019 CNR number /2019. A is the symbolic name of plaintiff, son of age resident of, son of नहीं है, plaintiff lady है, तो जो भी है daughter of या husband of, age resident of versus B, son of age and resident of. एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड, अंडरलाइन होगा ये। देन ऑर्डर स्टार्ट होगा, ऑर्डर सेंटर में लिखा जाएगा, ये भी अंडरलाइन होगा। दिस साइड डेट आएगी, डे, मंथ और ईयर। I
P is the symbolic name of the judicial officer. P. RJS shall dispose of this application in following manner. Advocate M for plaintiff and advocate N for defendant is present. Second para of the order, an application under order 7 rule 11 CPC filed by the defendant and brief facts of this application are as under the case. The relief sought to be plaintiff only obtained by way of complaint or application filed before the magistrate under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Therefore, the suit of plaintiff is barred by law and plaint should be rejected. These are the brief facts of the application filed by the defendant. Para number 3 of order, plaintiff submitted the reply and opposed the application while containing that this suit is maintainable as per section 26 of the DV Act and prayer for the dismiss the application of the defendant. Argument were heard from the both side or both parties. Both parties repeated the averments of the application and the reply. Gone through the provision under section 26 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 as follows. What provided in section 26? Relief in other suits and legal proceeding. It is title of the section 26 of the DV Act. Subsection first. Any relief available under section 18, 19, 20, 21, 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court or criminal court affecting the aggrieved person and the respondent, whether the such proceeding was initiated before or after the commencement of this act. By the said provision of the law is clear that said act gives a right to file the suit in civil court to aggrieved person as defined under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. And therefore, this suit is not barred by the law. So, application of defendant under order 7 rule 11 CPC is dismissed. Signature of presiding officer and the seal of the court with date and the one statement on the part of judicial officer. Order have pronounced in open court on today date, day, month or year. Again signature of the presiding officer and the seal of the court with date. हिंदी में भी देखेंगे आप इस एप्लीकेशन को जिसमें ऑर्डर लिखना है आपको। न्यायालय सिविल न्यायाधीश, जगह का नाम कोई प्रॉब्लम में दे रखा हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं दे रखा है तो आप डॉट 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 कर लें, कोई और अपने मन से कुछ ना लिखे। पीठासीन अधिकारी श्री, जो कुछ भी सिंबॉलिक नाम पी एटसेट्रा हमने इंग्लिश में दिया है वो आप लिख सकते हैं और पदनाम आरजेएस है। अंतर्गत दीवानी मूलवाद संख्या, सिविल मूलवाद भी सही है और दीवानी मूलवाद भी सही है। और ईयर जो कुछ भी था, ईयर यदि प्रॉब्लम में दे रखा है तो लिखिए आप उसमें, और अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, सन लिख के या ईयर लिख के। CNR नंबर ऑब्लिक ईयर। जो हमने वादिया का जो है वो नाम दिया है, पुत्री या पत्नी जो भी है, आयु निवासी बनाम ब पुत्र आयु निवासी। आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, यह अंडरलाइन होगा। देन आदेश सेंटर में लिखा जाएगा, ये भी अंडरलाइन होगा, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट में लिखना है आपको। इससे अगली लाइन में लास्ट में जाके दिनांक, ये दिन, महीना और वर्ष जो है वो मेंशन होगा। इसके बाद एक सिंपल स्टेटमेंट आएगा जुडिशियल ऑफिसर का। मैं एक्स की जगह जो है हमने क्या लिख दिया था, पी। मैं पी आरजेएस उपयुक्त वर्णित प्रार्थना पत्र को निम्न प्रकार से निस्तारित करता हूं। पहला जो पॉइंट आएगा ऑर्डर राइटिंग में, वादी अ के अधिवक्ता श्री जो है वो सो एंड सो, जो भी हमने लिखा था उसमें एम या एन इंग्लिश में जो है वो आप मेंशन भी कर सकते हो और ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उपस्थित और प्रतिवादी ब के अधिवक्ता श्री सो एंड सो उपस्थित। विद्वान लिख लोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को। विद्वान अधिवक्ता सो एंड सो, विद्वान अधिवक्ता सो एंड सो उपस्थित। सेकंड पैरा जो है, प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र जो था उसके संक्षिप्त तथ्य क्या है, ये सेकंड पैरा में आएगा। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC पर सुना गया और जिसके संक्षिप्त तथ्य, संक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि वादिया ने अपने वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा है वह केवल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश करके, क्या
आवेदन पेश करके ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वाद पत्र जो है वो नामंजूर किया जाए। थर्ड पैरा, वादी ने क्या उसका या वादिया ने क्या जवाब दिया और उसके क्या संक्षिप्त कथन थे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर वादी या वादिया की ओर से कथन किया गया कि धारा 26 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार जो अनुतोष उक्त अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है वह किसी अन्य सिविल, पारिवारिक या आपराधिक न्यायालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो ये 12 होना चाहिए 18 की जगह। रिलीफ जो है 12 में प्राप्त किया जा सकता है, कन्फर उसको प्रदत्त जो है 18, 19, 20, 21, 22 में वो कर रखा है। वह किसी अन्य सिविल, पारिवारिक या आपराधिक न्यायालय से भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है, अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र जो है वो खारिज किया जाए। अगला पैरा जो है आर्ग्यूमेंट, उभय पक्ष की बहस सुनी, जिसमें उभय पक्ष मीन्स दोनों पक्ष, वादी और प्रतिवादी दोनों, उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। इस संबंध में धारा 26 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का अवलोकन किया गया, जो निम्नानुसार है। क्या है धारा 26 में प्रावधान? अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों में अनुतोष। धारा 18, 19, 20, 21, 22 इनके अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष किसी सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्रवाई में भी, चाहे ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात की गई हो, मांगा जा सकता है। 20 धारा 26 की उपधारा 1 जो है वो व्यथित व्यक्ति को अधिकार देती है कि वो सिविल वाद या पारिवारिक न्यायालय के सामने कोई कार्रवाई या दांडिक न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई है व्यथित व्यक्ति और रेस्पोडेंट के बीच में, उस कार्रवाई के अंदर भी, उस सिविल सूट आदि में भी ये अनुतोष जो 18 से 22 तक में दे रखे हैं, इनमें से किसी अनुतोष को वो क्लेम कर सकती है, मांग सकती है, उसका राइट है ऐसा क्लेम करने का धारा 26 की उपधारा 1 से। उपयुक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम वादी को सिविल वाद संस्थित करने का अधिकार भी देता है, अतः हस्तगत वाद को विधि द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता, इसलिए वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है, अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC जो है वो खारिज किया जाता है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा आ जाएगी और उसके बाद यह आदेश आज दिनांक, डेट, मंथ और ईयर को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर और मुद्रा ओपन कोर्ट में जो है खुले न्यायालय में सुनाया गया, प्रोनाउंस किया गया, ये जो है वो लिखा जाएगा और इसके बाद पीठासीन अधिकारी के पुनः हस्ताक्षर होंगे और न्यायालय की मुद्रा तारीख सहित या दिनांक सहित जो है वो आएगी।